जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले मैंने 7 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सभी मित्र को पता है डेली क्लासेज होती हैं, तो आपको एक भी क्लास स्किप नहीं करना है और ना ही क्लास को बीच में छोड़कर जाना है। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हिंदी को राजभाषा का स्थान कब प्राप्त हुआ। यानी आपको बताना है हिंदी जो है यह राजभाषा कब बनी। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी जो है ये राजभाषा का स्थान कब प्राप्त की, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है ये राजभाषा का स्थान प्राप्त किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। हिंदी को राजभाषा का स्थान कब प्राप्त हुआ, तो याद रखना 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी है। सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्यभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा जो है ये हिंदी होगी और लिपि जो है ये देवनागरी होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के तहत। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था। राजभाषा अधिनियम जो है यह कब पारित किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। तो याद रखना राजभाषा अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया, 1963 को। किसमें, 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। बहुत सी मिलती जुलती बोलियों का समूह रूप क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सी मिलती जुलती बोलियों का समूह जो है ये क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना बोलियों का समूह पूछ रहा है, तो बिल्कुल सही है, भाषा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बहुत सी मिलती जुलती बोलियों का समूह जो है यह भाषा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बोली को डॉट 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 भी कहा जाता है, यानी को बोली को और किस नाम से भी जाना जाता है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना बोली को विभाषा भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं विभाषा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर बताना है। जिस भाषा में शासक या प्रशासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं। जिस भाषा में शासक या प्रशासन का काम होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जिस भाषा में शासक या प्रशासन या सरकार का काम हो रहा हो उन्हें हम राज्य भाषा कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में विभाषा कौन सी है। अभी आपने बताया था कि विभाषा जो है ये बोली को भी कहते हैं, तो बता दो इसमें बोली कौन सी है। सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विभाषा कौन सी है, यानी बोली पूछ रहा है। तो याद रखना मैथिली जो है मित्र ये बोली है, बाकी तीनों जो है भाषा के अंतर्गत आएंगे, लेकिन मैथिली जो है ये बोली है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं मैथिली, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर बता दो। मित्र हम फास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। यानी आपसे पूछ रहा है खड़ी बोली को और किस नाम से भी जानते हैं।
सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है ये कौरवी भी है और ये पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है, यानी आपसे पूछ रहा है ये इसमें कौन सा शब्द है जो विदेशी भाषा का है मित्र। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, सभी भाई बहन फास्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो याद रखना मित्र, विदेशी भाषा का पूछ रहा है ना, तो याद रखना लीची जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। लीची जो है ये चीनी भाषा का शब्द है, तो ये विदेशी भाषा का हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। लीची जो है मित्र ये चीनी भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो, सोच समझ कर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन, जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन का एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उन्हें क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। इनमें से किसको स्मरण पत्र भी कहा जाता है, इनमें से किसको स्मरण पत्र भी कहा जाता है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना अनुस्मारक को स्मरण पत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है, बिहारी हिंदी की बोली कौन सी है मित्र। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है मित्र ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिहारी हिंदी की बात कर रहा था। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुंदेली जो है मित्र ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, हड़ौती जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बिहारी हिंदी के अंतर्गत केवल मगही आती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भाषा का आरंभ होता है, भाषा का आरंभ जो है ये किससे होता है, ध्वनि से होता है, शब्द से होता है, अर्थ से होता है या वाक्य से होता है। फटाफट बताने सभी भाई बहन, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल सही बता रहे हैं, ध्वनि से बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी भाई बहन बता रहे हैं भाषा का आरंभ जो है ये वर्ण या ध्वनि से होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वर्ण या ध्वनि से भाषा का आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। भाषा के प्रमुख अवयव हैं, भाषा के प्रमुख अवयव हैं, इसको व्यवस्थित कर कर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। फास्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे मित्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं, सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, शब्द आएगा, उसके बाद पद आएगा, उसके बाद वाक्य आएगा। तो किसमें है, ऑप्शन नंबर ये में। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण जो है ये किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट बताने देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना भाषा का निर्माण जो है ये व्यक्त ध्वनियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है ये ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ध्वनि को वर्ण भी कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है।
यानी आपसे पूछ रहा है अशोक के शिलालेख जो हैं इनकी लिपि जो है ब्राह्मी है, लेकिन ये किस भाषा में रचित है यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशोक के शिलालेख जो हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बता दो। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा था मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बता दो। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, यानी आपसे पूछ रहा है पूर्वी हिंदी जो है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। सभी भाई बहन बताएंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो याद रखना मित्रों, पूर्वी हिंदी की बात कर रहा है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी विकसित हुई है, सोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है मित्र। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। हिंदी की कितनी बोलियां हैं, हिंदी की कितनी बोलियां हैं यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। राजकीय कार्य या प्रशासन के कार्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है ये क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं मित्र, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप सोचते हैं हमारे एक लाइक से क्या होगा, लेकिन हाँ मित्र आपके एक लाइक से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, तो प्लीज कर दिया करो। और जो भी भाई बहन हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जो भी भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करते प्लीज मित्र क्लास को शेयर कर दिया करो। हम बार बार आपसे नहीं कहते हैं, एक बार कहते हैं, सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर दिया करो मित्र। तो बता देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो है ये राज्य भाषा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है। अब आपसे पूछ रहा है हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, सोच समझकर इसका आंसर देंगे सभी भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, 5 होती हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी है जो सोरसनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, बिहारी हिंदी जो है ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, पहाड़ी हिंदी जो है ये अखस या सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है मित्र, राजस्थानी जो है ये सोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं आपने देखा, 5 हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। हिंदी जो है अपनी किस बोली का मानक रूप है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना हिंदी का मानक रूप जो है ये खड़ी बोली होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, इसका राइट आंसर बता दें। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम जाना जाता है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम जो है ये किस रूप में है, सभी भाई बहन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन फास्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो याद रखना सबसे पहले संस्कृत है, बिल्कुल सही है, उसके बाद क्या आएगा, पाल आएगा। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाल, पाल के बाद प्रकृत, प्रकृत के बाद अपभ्रंश। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना पूर्वी हिंदी की अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। लेकिन ब्रजभाषा जो है मित्र ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक भाषा है? याद रखना बोली नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इसमें कौन सी एक भाषा है। सभी भाई बहन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र मेवाती, मारवाड़ी और बुंदेली जो है ये तीनों क्या है? बोलियां हैं, लेकिन पाली जो है एक भाषा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मैथिली में भी रचनाएं की? यानी मैथिली में रचना किसने की थी, उस कवि का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना विद्यापति जी ने किसमें? मैथिली भाषा में रचना की थी और इनकी काफी ज्यादा फेमस रचना है कीर्तलता। तो याद रखना विद्यापति जी की रचना कौन सी है? कीर्तलता है। किस भाषा में? मैथिली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 28। इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि इसमें हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना गुजरात में गुजराती होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। इसका राइट आंसर बता दो। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जो है ये नहीं आती है। ऑप्शन आपके सामने दे दिया गया है। तो याद रखना अभी मैंने आपको बताया था कि मगही, मैथिली और भोजपुरी जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, लेकिन मित्र अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया था? बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो अवधी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है रामधारी सिंह दिनकर जी की इसमें कौन सी रचना जो है नहीं है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना हुंकार भी दिनकर जी की है, रसिमरथी भी दिनकर जी की है, कुरुक्षेत्र भी दिनकर जी की है, लेकिन हल्दी घाटी जो है मित्र ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो याद रखना हल्दी घाटी जो है ये श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कहानी नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी नहीं है? कफन जो है मित्र ये जयशंकर प्रसाद जी की नहीं रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त ये सब किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है, लेकिन कफन जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये किसकी रचना है? इसका राइट आंसर बताना है। तो याद रखना बाणभट्ट की आत्मकथा जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? यानी आपसे क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सी रचना जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की नहीं है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना ईदगाह जो है काफी ज्यादा फेमस रचना है मुंशी प्रेमचंद्र की। नमक दरोगा भी मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, सदगत भी मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, लेकिन हत्यारे जो है
ये मुंशी प्रेमचंद्र जी का नहीं है मित्र, ये नरेंद्र कोहली जी का नाटक है। कौन सी विधा है? नाटक है। हत्यारे जो है किसकी रचना है? नरेंद्र कोहली जी की है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति प्रेमचंद्र की नहीं है? औपन्यासिक कृति कौन सी जो है ये प्रेमचंद्र जी की नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। तो याद रखना अंतिम अरण्य जो है मित्र ये प्रेमचंद्र जी की नहीं है। ये किसकी है? तो ये निर्मल वर्मा जी की है। किसकी है मित्र? याद रखना निर्मल वर्मा जी की ये कृति है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर बता दो। निम्न में कौन सी औपन्यासिक कृति जैनेन्द्र की है? जैनेन्द्र की कृति इसमें से कौन सी नहीं है, कौन सी है ये आपसे पूछ रहा है। सॉरी मित्र, फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना त्यागपत्र जो है ये जैनेन्द्र कुमार जी की है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर बता दो। कौन सी रचना मोहन राकेश की नाट्य कृति नहीं है? कौन सी रचना मोहन राकेश जी की नाट्य कृति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र आधे अधूरे बिल्कुल से ये मोहन राकेश जी की है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की है। लहरों की राजहंस ये भी मोहन राकेश जी की है। लेकिन पहला राजा जो है ये मोहन राकेश जी की नहीं है, ये किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की है। किसकी है मित्र? जगदीश चंद्र माथुर जी की है। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है पहला राजा, जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि नहीं है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना प्रगतिवादी के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, बिल्कुल है। नागा अर्जुन जो है ये बिल्कुल है मित्र। मुक्ति बोध जो हैं ये भी प्रगतिवादी हैं। लेकिन दिनकर जो है आधुनिक कवि के रूप में माने जाते हैं। इनके वीर रस में कविताएं लिखते हैं अक्सर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रगतिवादी कवि नहीं है आपसे पूछ रहा था, तो दिनकर जो है आधुनिक कवि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। तो आज के 38 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो, ताकि मुझे भी अंदाजा लग सके कि आप लोगों की तैयारी जो है ये किस लेवल तक हो चुकी है। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक किया है नहीं किया है मित्र, तो हम आपसे हाथ और पैर दोनों जोड़कर निवेदन करते हैं, अगर इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो तो बेशक लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। अगर लगता है कि इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली हो तो प्लीज़ क्लास को ना लाइक करें। लेकिन हाँ लगता है हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ कर दिया करो। अपने एक दो दोस्त तक तो क्लास शेयर कर ही दिया करो, ताकि वो भी जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको मिलती रहे। 38 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्लास जो है ये आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो मित्र। नमस्कार। अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।